दोस्तों कैसा होगा जब आपको पता चलेगा कि जिस तकिए के साथ आप रोज सोते हैं वही तकिया आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। बड़ी अजीब बात है ना। असल डरावना सच तकिए में नहीं, उसके अंदर जो भरा हुआ है उसमें है, जिसको खोलकर देखने पर आप भी हैरान हो जाएंगे। यही कहानी आज हम जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम रत्ना नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसको देखते दोस्तों मैं सच बताऊं तो मुझे पहले ही हॉरर वाइब्स आ रही है। और मेरा ये अंदाजा गलत भी नहीं है, क्योंकि रत्ना जिस घर में खड़ी होती है वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती है और अचानक से रत्ना के शरीर में कुछ होने लग जाता है, जैसे कि कुछ उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। यहीं पर ये सीन हो जाता है कट। अगले सीन में हम रत्ना के बेटे बड़ी को देखते हैं, जिसे लेकर रत्ना अपने हस्बैंड फारिस से मिलने जा रही होती है, क्योंकि फारिस नेवी में ऑफिसर है और बहुत समय के बाद घर लौट रहा है। पर इस बात को लेकर रत्ना के चेहरे पर हम जरा से भी खुशी नहीं देख पाते दोस्तों। उल्टा रत्ना और चिड़ी भी लग रही होती है। उसी बीच हम उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर्स भी देखते हैं, जिसका मतलब साफ है कि रत्ना शायद जल्दी फारिस से डाइवोर्स करने वाली है। आगे रत्ना फारिस से मिलने जाती है। फारिस अपने परिवार को इतने समय के बाद देखकर बड़ा खुश होता है और अपने बाकी दोस्तों से रत्ना को इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है, जिसमें फारिस का सीनियर रत्ना से कहता है कि एक काम करना, तुम अच्छे से फारिस का ध्यान रखना, बहुत काम करता है ये। लेकिन जवाब में रत्ना बहुत ही रूडली सीनियर से कहती है, हाँ मैं फारिस की नौकर हूँ क्या। और ये देखकर वहाँ पर सभी के चेहरे अचानक से बदल जाते हैं कि रत्ना इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। फारिस भी सुनकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। साथ ही उस सीनियर ने फारिस को मूवी टिकट्स भी दी होती है अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए, जिन टिकट्स के लिए फारिस थैंक यू कहता है और जल्दी वहाँ से अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है। अब ये सभी मूवी टिकट्स को लेकर मूवी देखने जाते हैं, जिस दौरान फारिस रत्ना के करीब आने की कोशिश करता है, उसे जरा सा टच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन रत्ना गुस्से में उसके हाथ को खुद से दूर कर देती है और कहती है मुझसे दूर रहो समझे। लेकिन तब भी फारिस फिर से रत्ना को टच करने लगता है। रत्ना उसे कहती है कि मुझे अभी डाइवोर्स चाहिए। ये सुनकर फारिस को लगता है 440 का झटका कि अचानक से रत्ना के मन में ये डाइवोर्स की बात कहां से आ गई। आगे मूवी खत्म होने के बाद रत्ना काफी गुस्से में वहां से निकल जाती है और घर जाने लग जाती है, जिसके साथ फारिस और बड़ी भी होते हैं। पूरे रास्ते फारिस रत्ना से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो जान सके कि क्यों रत्ना डाइवोर्स करने की बात कर रही है, पर तब भी रत्ना फारिस के कोई भी सवाल के जवाब नहीं देती। घर पहुंचकर फारिस टोनी नाम के अपने एक अधेड़ उम्र के नेबर से मिलता है, जो रत्ना के सामने तो उसे अच्छी तरह से नॉर्मली बात करता है, लेकिन जैसे रत्ना वहां से जाती है ना, तो वो फारिस से कहता है कि तुम्हारे पीछे चीजें सही नहीं है। रत्ना देर रात तक बाहर रहती है। इसी के साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई और भी है। ये सुनकर फारिस की टेंशन और बढ़ जाती है। फारिस फिर से रत्ना से कहता है कि मैंने सुना है कि टोनी की वाइफ किसी के साथ भाग गई है और उसके भागने के कुछ समय पहले तक वो हमारे एरिया के पोस्टमैन से काफी मिलती थी। ये चीज जब टोनी ने नोटिस की तो उसने पोस्टमैन को सस्पेंड करवा दिया। उसी के कुछ समय के बाद उसकी वाइफ घर से कहीं चली गई। अब इस पर रत्ना कहती है कि वैसे भी ऐसे आदमी के साथ रुक भी कौन सकता है। फारिस फिर इनडायरेक्टली रत्ना से कहता है कि इस वक्त कई वाइफ्स टोनी की वाइफ की तरह ही कर रही है, तुम्हें पता है। मतलब वो अपनी वाइफ को कहना चाह रहा था, क्योंकि फारिस टोनी की बातों को सुनने के बाद काफी हद तक ऐसा मान चुका होता है कि रत्ना का कोई एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, मतलब एक्सटर्नल अफेयर, और इसी वजह से वो एक ताने की तरह रत्ना को ये बातें कह रहा होता है, जो बातें रत्ना भी समझ जाती है। और वो फारिस से कहती है कि तुम टोनी की बातों पर विश्वास कर रहे हो क्या है। टोनी कोई ट्रस्ट करने वाला आदमी नहीं था समझे। हालांकि ये बात फारिस को भी पता होती है और ये सुनने के बाद वो टोनी की बातों को भुला लेता है और रत्ना से नॉर्मली बात करता है। हालांकि रत्ना का बिहेवियर दोस्तों तब भी बिगड़ा हुआ ही है। फारिस उसको शांत करने के लिए उसके जरा क्लोज आने की सोचता है और उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है, पर जैसे फारिस रत्ना के करीब आता है, रत्ना ये देखकर उसको रोक लेती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। ये सुनकर फारिस फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में वहां से वॉशरूम जाता है। वहां फारिस कुछ सोचता है। उसे समझ आता है कि रत्ना के पीरियड्स इस समय तो नहीं आते थे। वो समझ जाता है कि रत्ना उसे झूठ कह रही है ताकि वो उसे खुद से दूर कर पाए। उसे और गुस्सा आता है और रत्ना से जाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो, राइट। बस मुझे एक बार वो आदमी मिल जाए जिसकी वजह से तुम इतनी बदल गई हो, मैं उस आदमी को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर फारिस गुस्से में घर से बाहर आ जाता है। वहीं रत्ना उसके पीछे रोने लग जाती है। ये रो क्यों रही है यार, चलिए देखते। अगली सुबह जब फारिस घर आता है तो रत्ना घर पर होती ही नहीं, पर तभी लिली बड़ी को स्कूल ले जाने के लिए आ जाती है। लिली असल में रत्ना की पर्सनल असिस्टेंट होती है, क्योंकि रत्ना मूवी का राइटर है ना, और इस वक्त भी वो एक मूवी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है जिसमें लिली उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। फारिस लिली को काफी समय से जानता है और बड़ी के लिए लिली आंट की तरह है। लिली भी फारिस को इतने समय के बाद घर पर देखकर बड़ी खुश होती है। फारिस के चेहरे से वो समझ जाती है कि पक्का इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये बड़ी टेंशन में है और इसका कारण रत्ना ही होगी, ऐसा वो सोच लेती है। उसके बाद वो फारिस से काफी सारी बातें शेयर भी करती है, जैसे कि हाल ही में लिली को एक नए डायरेक्टर ने काम दिया है जो थोड़ा अजीब डायरेक्टर है, और जब से मुझे ये डायरेक्टर का काम मिला है उसी वक्त से रत्ना भी काफी समय अकेले ही होटल जाती है। और शायद मुझे लगता है कि रत्ना और उस डायरेक्टर के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि उस होटल में वो दोनों मिलते हैं।
इतना कहकर लिली बड़ी को लेकर स्कूल चली जाती है। वहीं फारिस रत्ना के कबर्ड में उस डायरेक्टर के बारे में पता लगाने लग जाता है, जहां उसे उस डायरेक्टर का नाम और नंबर भी मिल जाता है। उसका नाम होता है मिस्टर एंड्रयू। फारिस फिर मिस्टर एंड्रयू को कॉल करता है। जैसे ही वो एंड्रयू को बताता है कि मैं रत्ना का हस्बैंड कह रहा हूँ, वो तो काफी रूडली फारिस से कहता है कि रत्ना जो कर रही है उसे करने दो और तुम उसके बीच में मत आना, वो अभी अपने पैशन में बहुत ही अच्छा कर रही है। फारिस को ये बात समझ में नहीं आती और फिर वो एंड्रयू को एक क्लब में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ एंड्रयू फारिस से काफी अजीब बात करता है कि जब रत्ना को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम वहाँ नहीं थे, तब एक आत्मा वहाँ थी और उसने उसकी मदद की और अब सब कुछ सही है बिल्कुल। रत्ना देखो कितना अच्छा काम कर रही है। फारिस सोचता है कि ये पागल है क्या, किस तरह की बातें कर रहा है, और वो गुस्से में एंड्रयू को मारने ही वाला होता है क्योंकि एंड्रयू उसे कुछ भी खुलकर बताता नहीं, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। अपने गुस्से को काबू में रखकर क्लब से बाहर आ जाता है। इसके कुछ देर के बाद वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को करता है हायर और उसे रत्ना और एंड्रयू की फोटो देकर कहता है कि तुम्हें इन पर बस नजर रखनी है। ये सब क्या करते हैं, कब मिलते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, मुझे बताना है। वो भी मान जाता है। फारिस फिर घर लौटता है और तब तक भी रत्ना घर नहीं पहुंची होती है। बड़ी स्कूल से आ चुका होता है और लिली भी घर पर होती है, जहां लिली फारिस को थोड़ा गुस्से में देखकर उसके करीब आने की कोशिश करती है। दोस्तों यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि लिली फारिस की तरफ थोड़ा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है और फिर फारिस भी लिली के करीब जाने वाला होता है कि तभी बड़ी फारिस को बुला लेता है। बड़ी की बातों से फारिस को पता चलता है कि रत्ना काफी समय पहले से ऐसी अजीब तरह से बिहेव कर रही है और ये बिहेवियर बड़ी के लिए बहुत ही डरावना था। और जब से बड़ी की माँ ने यानी कि रत्ना ने ये सब कुछ किया, इस तरह बिहेव मतलब, तो वो तब से डरने लगा है। अब हम उस वक्त देखते हैं कि अचानक से घर के ऊपर खून के प्रिंट्स आ जाते हैं, जो चीज सिर्फ बड़ी देख पा रहा था। उसको देखकर तो बड़ी डर कर कहता है कि वो आ गए हैं। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। उसी वक्त रत्ना भी घर में आती है और शायद बड़ी रत्ना की ही बात कर रहा था या शायद रत्ना के साथ कोई और भी आ चुका है, कोई ऐसा जिसके बारे में फारिस ने सोचा भी नहीं होगा। और ये बात गलत नहीं होती। कुछ ही देर में रत्ना किसी आत्मा से पजेस हो जाती है। फारिस बड़ा डर जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रत्ना घर से कहीं चली जाती है। अब फारिस डिटेक्टिव को कॉल करके पूछता है कि एंड्रयू कहाँ पर है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो पक्का एंड्रयू के पास गई होगी। यहाँ से फारिस को एंड्रयू का एड्रेस मिल जाता है। फिर वो उस होटल में रत्ना को ढूंढने के मन से जाता है, पर वहाँ उसे सिर्फ एंड्रयू ही अकेला मिलता है, जिसको देखकर वो पहले गुस्से में उसको थोड़ा पीटता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इस दौरान रत्ना किसी दूसरे होटल में जा रही होती है, जिसका पीछा डिटेक्टिव कर रहा होता है। अब रत्ना जिस टैक्सी से उस होटल की तरफ जा रही थी, उसका ड्राइवर रत्ना के साथ थोड़ा गलत तरीके से बिहेव कर जाता है, मतलब उसको गलत टच करने लगता है, जिसके अगले ही पल ड्राइवर के सामने पोकोंग डीमन आ जाता है और वो ड्राइवर के सर उसकी कार की विंडो से पटक कर उसे मार डालता है। ये पोकोंग डीमन कौन है और ये रहता कहाँ है, क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जल्द ही जानेंगे दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ जो भी हुआ, उसको देखकर रत्ना बड़ी खुश होती है और फिर वो अपने होटल में जाती है, जहाँ उसका पीछा वो डिटेक्टिव अभी भी कर रहा होता है। रत्ना भी ये बात समझ जाती है और होटल के कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर के बाद वो डिटेक्टिव ये कहकर कमरे में आता है कि मुझे इस होटल के मैनेजर ने इस रूम का इंस्पेक्शन करने भेजा है। उसी बहाने डिटेक्टिव पूरे कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ताकि वो उस आदमी को रिकॉर्ड कर पाए जो रत्ना के साथ यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाने के मन से डिटेक्टिव रत्ना के साथ गलत करने की सोच लेता है, पर उससे पहले वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और अगले ही पल उसके सामने पोकोंग डीमन आ जाता है। लेकिन डिटेक्टिव को वो डीमन मारता नहीं, उसे रत्ना एक बड़े से सीजर से स्टेप करके मार डालती है और उसे मारने के बाद ही उसी सीजर से उसके चेहरे की स्किन को काटने लगती है। ये तो उस डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है यार। वहीं दूसरी ओर हम टोनी को फारिस के घर पर देखते हैं, जहाँ फारिस को भी अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि रत्ना कोई भयानक आत्मा है। टोनी भी फारिस से यही कहता है और उसको एक स्पेल यानी कि मंत्रों की बुक देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे काम आएगी, पर अगर तुम रत्ना को घर लेकर आ गए तभी मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, जिसके लिए फारिस मान जाता है। साथ ही फारिस और टोनी को भी वो ब्लड स्पॉट्स हर जगह दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि अब तक सिर्फ बड़ी को दिखाई दे रहे थे। टोनी कहता है कि ये असल में पोकोंग डीमन के निशान है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ पर रहता है। दूसरी ओर हम रत्ना को देखते हैं जो होटल में अपनी पिलो के साथ इंटीमेट हो रही होती है। जी हाँ दोस्तों, पिलो के साथ। अब इस पिलो में ऐसा क्या है ये आगे जानने वाले हैं। तभी वहाँ एंड्रयू स्क्रिप्ट के वर्क से आ जाता है। इसके बाद होता है सीन कट। अब हम देखते हैं कि रत्ना ने अपने बॉस यानी कि डायरेक्टर को मार डाला, जिसके पीछे का कारण यह है कि डायरेक्टर उसे अपना सभी काम छोड़कर बस लगातार मूवी के स्क्रिप्ट पे काम करने को कह रहा था और उसे काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर भी कर रहा था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को भी डीमन के बारे में पता था, क्योंकि डायरेक्टर ने फारिस से ऐसा कहा था कि रत्ना की जिंदगी में कोई और है, जिस वजह से वो अच्छे से अपने स्क्रिप्ट पे काम कर पा रही है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि उस डीमन की पावर की वजह से ही रत्ना अब अलग और अच्छे स्क्रिप्ट्स लिख पा रही थी। खैर, डायरेक्टर को यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ती है और तभी होटल में फारिस आ जाता है, जो रत्ना को बेहोश देखकर
उसे अपने साथ घर लेकर आता है और वहीं पे वो डायरेक्टर यानी कि एंड्रयू की डेड बॉडी को छोड़ देता है। अब घर पे टोनी ने पहले से ही रत्ना के एक्सॉर्सिज्म की पूरी तैयारी कर ली होती है, जिसके बाद उसके हाथों को बांधकर उसे बेड से बांध दिया जाता है। उसी वक्त टोनी रत्ना से कहता है कि तुम्हारे अंदर राक्षस आ गया है। जवाब में रत्ना कहती है कि असली राक्षस तो तुम हो। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जल्द ही पता चलने वाला है। तभी वहां पर लिली आ जाती है और फिर डीमन फारिस को विजन के जरिए बताता है कि असल में लिली ने ही रत्ना के पीछे इस डीमन को लगाया है, जिसका कारण था कि लिली फारिस से सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी और वो रत्ना और फारिस के रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। रत्ना फारिस से हमेशा दुखी रहा करती थी क्योंकि फारिस ज्यादा समय घर पर नहीं देता था और जब वो घर पर रहता था तो उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता था, जैसे कि रत्ना उसकी रखेल हो। रत्ना को कभी भी फारिस ने एज अ वाइफ इज्जत नहीं दी और यही चीज रत्ना को फारिस से दूर कर रही थी। जिस वक्त लिली ने रत्ना को एक पिलो गिफ्ट किया जिसमें उस पुकोंग डीमन का ब्लैक मैजिक किया हुआ था, पर यह हैरानी की बात यह है कि अब डीमन खुद रत्ना के साथ उसके हस्बैंड की तरह रहने लग गया है और रत्ना भी उसे एक्सेप्ट करके उसके साथ वाइफ जैसे रहती है, जिस वजह से डीमन हर उस इंसान को मार देता है जो किसी तरह रत्ना को दुखी करता है। और अब रत्ना को इन सारी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब डीमन से भी। फारिस को फिर सच पता चल जाता है कि इसके पीछे लिली है, पर तब भी वो लिली के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, जिसके बीच में डीमन आकर लिली को पजेस कर लेता है और फिर लिली खुद के सर को एक पत्थर से बार बार मारकर खुद की जान ले लेती है। वहीं दूसरी ओर टोनी उस कमरे में रत्ना के हाथों को बांधा हुआ देख उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिससे ये पता चल जाता है कि टोनी भी रत्ना पर बुरी नजर रख रहा था। कहानी के एंडिंग में हम रत्ना को थिएटर में देखते हैं जहां उसके सामने हर उस इंसान की डेड बॉडी रखी हुई होती है जिसे डीमन या रत्ना ने मारा था, जिसके बीच में फारिस बंधा हुआ बैठा होता है। रत्ना फिर फारिस से कहती है कि तुमने मुझे कभी वाइफ जैसा माना ही नहीं, बस अपनी ही मनमानी करते रहे, मेरे ऊपर जबरदस्ती करते रहे, पर अब मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो मेरी बातें मानता है, जो सभी इंसानों से अच्छा है। रत्ना ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि सभी उसे गंदी नजरों से देखते थे, उसके साथ बस इंटीमेट होने का ही सपना देखते थे। रत्ना फारिस के सामने गन लेकर आती है, उसे शूट कर देती है। इसी शूट की आवाज के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था आखिरी में? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।